और पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू शेयर 80 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट 6 वीक्स। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि अगले 6 हफ्तों के अंदर पूरी दुनिया में ऐसे देश जहां पर कोविड वैक्सीन की कमी पड़ रही है वहां पर 80 मिलियन डोजेस ये प्रोवाइड करेंगे। ये है अमेरिका। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फैसला लिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये काम अमेरिका को दुनिया में और बड़ा लीडर बना देगा। साथ में जे बिडेन की सरकार के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कि ये जो 80 मिलियन कोविड वैक्सीन के डोजेस होंगे ये 3 कंपनियों के डोजेस हो सकते हैं। एक पी फाइजर का हो सकता है जो कि अमेरिकी कंपनी है, दूसरा मॉडर्ना वैक्सीन हो सकता है और तीसरा जॉनसन एंड जॉनसन का हो सकता है प्रोडक्ट। तो पी फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, इन तीनों को मिलाकर 80 मिलियन डोजेस अमेरिका प्रोवाइड करेगा अगले 6 हफ्तों के अंदर। बाय द वे यहाँ पर जे बिडेन की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में आयुष घर द्वार नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है उनके लिए जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और इस टाइम पर घर में आइसोलेटेड है। ये है हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार। तो जयराम ठाकुर की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर आयुष घर द्वार नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया है। अब इसका मोटो क्या है? इसका मोटो ये है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। ये आप देख सकते हो, हर एक के हाथ में एक पेपर है, मतलब एक बुकलेट काइंड ऑफ है, और जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स जो भी हैं, जो कि होम में आइसोलेटेड हैं, अपने अपने घरों के अंदर है, उनको क्या क्या इनटेक लेना चाहिए, उनको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, काढ़ा वगैरह अगर बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए, साथ में आइसोलेशन का आपको ध्यान रखना है, बाहर कहीं नहीं निकलना है। ये सारी चीजें इसमें ओवरऑल बताई गई हैं जो कि सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इस कैंपेन के तहत वितरित किया जा रहा है, जिसका नाम है आयुष घर द्वार कैंपेन। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यहाँ पे भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? देखिए, वर्ल्ड एड्स डे हम लोग अलग दिन मनाते हैं, वो तो सबको पता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल हम लोग मनाते हैं 18 मई को। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप एचआईवी इन्फेक्शन से बचने के लिए लगातार वैक्सीन लेते रहिए। ऐसे लोग जो कि एचआईवी पॉजिटिव हैं उनको प्रिवेंशन वैक्सीन लगातार लेते रहना चाहिए। ये इस दिन को मनाने का मेन मकसद है, जिसको हम लोग वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाते हैं हर साल 18 मई को, और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं, वो एक अलग चीज है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी मेडिकल कंपनी है जिसने अभी हाल ही में भारत की डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और भारत की डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के साथ मिल स्पुतनिक 5 कोविड 19 वैक्सीन जो कि रशिया का है, रशिया के द्वारा बनाया गया है, अब इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। तो ये मेडिकल कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। क्या नाम है? शिल्पा मेडिकेयर। तो अल्टीमेटली देखो अब बात क्या है, शिल्पा मेडिकेयर ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ पैक्ट साइन किया है। डॉक्टर रेड्डी लैब, शिल्पा मेडिकेयर दोनों एक साथ मिलकर अभी तक जो स्पुतनिक 5 रशिया में बनाया जा रहा था, अब ये भारत में ही ये बनाएंगे। और भारत में कहां पर बनाएंगे? कर्नाटक के धारवाड़ में इसकी यूनिट लगाई जाएगी। तो अल्टीमेटली इसकी इसका जो रॉयल्टी है ये इन कंपनीज के द्वारा खरीदा जा रहा है रशिया के थ्रू, और अब इसका जो प्रोडक्शन है जब ये भारत में शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी सप्लाई में हमें कमी देखने को नहीं मिलेगी। स्पुतनिक 5 एक ऐसा कोविड वैक्सीन है जिसकी दो खास बात है। पहली खास बात यह है कि इसमें एक ही डोज में काम हो जाता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि इसका जो सक्सेस रेट है ये अभी तक 90% से ज्यादा पाया गया है। 90% से नीचे तो कहीं पर भी इसका सक्सेस रेट आया ही नहीं है किसी भी कंट्री में, हमेशा 90% प्लस रहा है। कहने का मतलब अगर 100 लोगों को वैक्सीन दिया गया है तो करीब 91-92 लोग बच रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं
कोविड से अगर उनको स्पुतनिक 5 दिया गया है तो इस वजह से अब इसके प्रोडक्शन के लिए शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डी लैब आगे आए हुए हैं। बाय द वे, शिल्पा मेडिकेयर की अगर बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक का रायचूर। क्या बोलते हैं इसको? रायचूर। ध्यान रखिएगा, रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, रायचूर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बैंड। अच्छा, क्या आप बता सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार के द्वारा ये स्पेसिफाई किया गया था, करीब 15 से 20 दिन पहले की बात है, ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, ये भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिक रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी रखी गई है? इस वैक्सीन की कॉस्ट 995 रुपए रखी गई है पर डोज के लिए। कितनी? 995। 5 कम 1000 रुपए का ये एक डोज है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बैंड फॉरेन करिकुलम एंड फॉरेन ओनरशिप इन प्राइवेट स्कूल। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अपने सभी प्राइवेट स्कूलों में फॉरेन करिकुलम और फॉरेन ओनरशिप को बैन कर दिया है? देखो, इसको हिंदी में इसका मतलब समझो। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अब प्राइवेट स्कूलों में फॉरेन करिकुलम नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब कहने का कि विदेशों के जो राइटर्स हैं उनकी किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, साथ में विदेशी इतिहास भी यहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा, और साथ में ऐसे स्कूल भी प्राइवेट नहीं चलाए जाएंगे जिनकी ओनरशिप किसी फॉरेनर के पास है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि ये देश कौन सा है जिसने फॉरेनर्स के लिए स्कूल्स में एंट्री बंद कर दी है, प्राइवेट स्कूल्स में? ये देश है चाइना। चाइना सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक नया कानून पारित कर दिया गया है कि अब यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 9th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सर्कुलर आया है। ध्यान रखिएगा, 9th के ऊपर के लिए सर्कुलर नहीं है। किंडरगार्टन मतलब जो आपके बेसिक से जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 9th तक के बच्चों के जो स्कूल होंगे, वहां पर ना ही उनको फॉरेन से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी और फॉरेन ऑनरशिप वाले स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका भी प्रावधान खत्म हो गया, अब इसका भी प्रावधान खत्म हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं, उम्मीद करता हूं आपको उसमें चाइना की मंशा समझ आएगी कि इसके पीछे रीजन क्या है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, लेबनान की कैपिटल है बेरूत और ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब न्यूज में चल रही है जिसको अभी लॉन्च किया गया है 2 दिन पहले। इस किताब का नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब के ऑथर हैं आपके सामने ये हैं, इनका नाम है प्रीत मोहन सिंह मलिक। क्या नाम है? प्रीत मोहन सिंह मलिक। ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और इनके द्वारा सिक्किम रीजन के ऊपर ये किताब लिखी गई है। बखूबी इन्होंने इस किताब में बताया हुआ है कि किस तरीके से सिक्किम एक अलग स्पेस हुआ करता था और किस तरीके से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया या भारत का अभिन्न राज्य बन गया। इसके पीछे आजादी के बाद क्या क्या इतिहास रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, और डिप्लोमेसी के तौर पर भारत सरकार की इसमें क्या क्या भूमिकाएं रही हैं वो सारी चीजें बखूबी इस किताब में लिखी गई हैं। किसके द्वारा? प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा। तो इनकी किताब है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह हम लोगों ने मनाया कौन से टाइम पीरियड में? तो यूएन के द्वारा जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2021 का मनाया गया है इस बार का, ये हम लोगों ने मनाया 17 से लेकर 23 मई तक। बाय द वे, अभी 2 दिन हुए हैं इसकी शुरुआत हुए, ये 23 तारीख तक मनाया जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपसे पूछ सकता है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2021 की थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम आपके सामने लिखी हुई है। थीम है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30। यहाँ पर लव 30 का मतलब क्या है? लव 30 का मतलब यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि हमें सिटी के अंदर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। ओके, और अगर आपसे पूछता है इस बार हम लोग कौन सा एडिशन मना रहे हैं इसका, तो ध्यान रखिए इस बार 6 एडिशन मना रहे हैं, 6वां संस्करण इसका मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? हाइपरटेंशन डे हर साल मनाया जाता है 17 मई को। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि ऐसे लोग जो कि बीपी का शिकार हैं, वो लो बीपी या हाई बीपी के केस में उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि जब आपका लो बीपी होता है तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप कई सारी चीजें यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी डाइट में अगर नमक बढ़ाते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा।
अगर आप कॉफी पीते हो उस टाइम पे तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपको उस टाइम पे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है बहुत ज्यादा। और जैसे कि अगर बीपी ज्यादा है तो उस केस में क्या करना चाहिए, जिनको बीपी ज्यादा की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनको सॉल्ट हटा देना चाहिए अपनी डाइट से, उनको सॉल्ट से परहेज करना चाहिए। तो इस तरीके से दुनिया भर में कैंपेन चलाए जाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन, जो कि 17 मई को हर साल मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है, ये थी मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्पोर्ट्स लीग है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नया चैंपियन अवार्ड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। तो ये स्पोर्ट्स लीग है एनबीए। एनबीए मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अभी हाल ही में करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियंस अवार्ड, जो कि बिल्कुल नया है, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। करीम अब्दुल जब्बार कौन है? ये अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इन्हीं के नाम पर इस चैंपियन अवार्ड को एनबीए के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। लेकिन यहाँ पर सोशल जस्टिस वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है, उसका एक और रीजन है। अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, पहले खेला करते थे अमेरिका के लिए बास्केटबॉल, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं और अब ये सोशल एक्टिविस्ट बन चुके हैं। बात आ रही है समझ? तो काफी प्रख्यात हैं और अल्टीमेटली लाइफ में हमेशा इनका यही उद्देश्य रहा है कि कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए, और इन्होंने खेल के बाद अपनी जिंदगी इसमें चुनी कि ये एक एक्टिविस्ट बनेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है पिछले 2 डिकेड से ये समाज के लिए एज एन एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। तो अब इनके नाम पर करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड लॉन्च किया गया है एनबीए के द्वारा। एनबीए की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। एनबीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और एनबीए में कितनी टीमें खेलती हैं? इसकी चैंपियंस लीग 30 टीमें खेलती हैं हर बार। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इनविंसिबल गोल्ड मेडल से किस यूनियन मिनिस्टर को सम्मानित किया गया है? तो ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। इनको सम्मानित किया गया है 2021 के इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से। इनको क्यों सम्मानित किया गया है? इससे इनकी राइटिंग के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है ये किताबें लिखते हैं और इनकी किताबों को सराहा जाता है, रहा है पहले भी और अभी भी। इनकी राइटिंग की वजह से ही इनको सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल से। और ये जो इनको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से, ये मेडल इनको किनके द्वारा दिया गया है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं महर्षि ऑर्गेनाइजेशन। महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टोनी नादर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। 2 दिन का इवेंट था और इस 2 दिन के इवेंट को दुनिया भर के 110 देशों के द्वारा ज्वाइन किया गया, जहां पर भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया। बाय द वे, नरेंद्र सिंह तोमर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, प्रकाश जावड़ेकर के पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन विमेन सिंगल टाइटल 2021 का किसने जीता है? मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था इटालियन ओपन मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। लेकिन अब बात हो रही है विमेन सिंगल टाइटल की। तो इस बार का विमेन सिंगल टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी हैं इगा स्वियातेक। क्या नाम है? इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक ने किसको हराया? इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया। इन्होंने कैरोलिना लिस्कोवा को 6-0 6-0 से हराया। मतलब पूरी तरह रौंद दिया इन्होंने कैरोलिना को, बुरी तरीके से हराया, जिसको बुरी हार बोलते हैं। और इगा स्वियातेक कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। और कैरोलिना जो कि डिफीट हुई, ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? कैरो ये खिलाड़ी हैं चेक रिपब्लिक की। कहाँ की? चेक रिपब्लिक। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, सोफिया कैनन अमेरिकी खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये जो हिट नाम का कोविड एप्लीकेशन है, ये नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बिहार में लॉन्च किया गया है। नीतीश कुमार ने ये जो HIT कोविड एप्लीकेशन, या फिर इसको हिट कोविड एप्लीकेशन बोल रहे हैं, ये क्यों लॉन्च किया है? इसमें हिट का मतलब है H फॉर होम, I फॉर आइसोलेशन और T फॉर ट्रैकिंग। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जैसे कि बिहार के अंदर अगर कोई भी पेशेंट मान लीजिए रिकवर हो जाता है, ओके, अब उस केस में उसके मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराया जाएगा और उसके बाद जब वो घर चला जाएगा तो डेली हेल्थ वर्कर जाके उसका चेकअप करेंगे।
साथ में ये जो ट्रैकिंग है वो ट्रैकिंग करी जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम के द्वारा वहां पर। ओके, और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने घर से बाहर तो नहीं निकलता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि लोकेशन ट्रैक करी जाएगी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, ऐसा कहना है नीतीश कुमार सरकार का। यहाँ पर गवर्नर कौन है? फागू चौहान। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सिद्धार्थ श्रीराम का निधन हो गया। ये कौन थे? कोविड की वजह से इनका देहांत हो गया। ये कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऊषा कंपनी का। ये जो ऊषा कंपनी है, ऊषा इंटरनेशनल कंपनी है, इसके जो पंखे आते हैं, काफी पुरानी कंपनी है, पंखे आते हैं इसके और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं और भी कूलर वगैरह ये सब आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स आते हैं, रॉड्स आती हैं, ये सारी चीजें। तो ऊषा के फॉर्मर चेयरपर्सन थे ये, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 76 वर्ष की उम्र में कोविड की वजह से हो गया। बाय द वे, ये जो ऊषा इंटरनेशनल कंपनी है काफी पुरानी कंपनी है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो कि कोविड पैंडेमिक के तहत अनाथ हुए हैं, मतलब कहने का कि कोविड की वजह से जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ऐसे बच्चों को 10 लाख की एफडी सरकार करा के देगी। सीधा सीधा 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट सरकार करा के देगी इनको। ये है वाईएस जगन रेड्डी की सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। जितने भी बच्चे आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसे होंगे जो कि अनाथ हो गए हैं, अब उनको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता एफडी के रूप में दी जाएगी। ये पैसा इस बच्चे को कब मिलेगा? जब तक ये 25 साल का नहीं हो जाता। जैसे ही ये 25 साल का होगा बच्चा, इसको मैच्योर्ड अमाउंट पूरा एफडी का मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? सरकार का कहना है 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट ऑन एन एवरेज मिलेगा इस पर। यहाँ पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर जगदीप धनखड़। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नागालैंड में नेपियर रियो की सरकार है और गवर्नर है RN रवि। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड है मेरा। इसकी मदद से आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 10% का आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर। इस टाइम पर अनअकैडमी पर एक ऑफर भी चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऑफर ये है कि आपको 30 से ज्यादा CHSL के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने में, लेकिन कम से कम 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ही ये मिल रहा है। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये अभी हाल ही में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इसकी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोट किया गया है कि वर्ल्ड इज एट रिस्क ऑफ वैक्सीन अपार्थीड। वैक्सीन अपार्थीड का मतलब है रंग भेद। मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझाता हूं। ये कौन सी संस्था है इनमें से जिसके द्वारा अभी हाल ही में ये बात कही गई है कि पूरी दुनिया इस टाइम पर वैक्सीन के रंग भेद से जूझ रही है और उसके रिस्क पर है? यह कहा गया है WHO के प्रेसिडेंट टेड्रोस एडनैन के द्वारा। एक्चुअली WHO का जो अभी हाल ही में डेटा आया है, उस डेटा के आधार पर यह पाया गया है कि दुनिया भर में ऐसे कंट्रीज जो कि कवर करते हैं दुनिया भर की 15% पॉपुलेशन, उनके पास दुनिया भर के 45% वैक्सीन अकेले हैं। और बचे हुए जितने कंट्रीज हैं उनमें से जो लोअर और लोअर मिडिल क्लास कंट्री से बिलोंग करते हैं, वहां पर केवल 17% वैक्सीनेशन ही अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो WHO ने यहां पर खुले तौर पर यह बोला है कि ये डिफरेंस वैक्सीन का नहीं है, ये डिफरेंस हाई इनकम और लो इनकम कंट्रीज के बीच का है। अल्टीमेटली WHO ने इस बात पर बड़ी ही चिंता जताई है कि ऐसे देश जिनकी इनकम लो है या फिर काफी लो है, ऐसे कंट्रीज वैक्सीनेशन डोजेस खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से इसको वैक्सीन का भेद कहा गया है, अपार्थीड कहा गया है WHO के द्वारा। तो WHO अब इसके लिए क्या करने जा रहा है? इनका कहना है कि हम एक फंडिंग सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इस फंडिंग सॉल्यूशन के तहत ऐसे कंट्री जो कि लोअर एंड लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज में आते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, उनको WHO की इस फंडिंग के द्वारा मजबूत बनाया जाएगा ताकि वो अपने देश के लिए कोविड वैक्सीन का इंतजाम कर सकें, खरीद सकें। WHO की अगर बात करी जाए, इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा और WHO के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन।
गावी का हेडक्वार्टर है जेनेवा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि बहुत जल्द 48 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने जा रही है अपने राज्य के अंदर? ये राज्य सरकार है चंद्रशेखर राव की सरकार। तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में 48 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना करी जाएगी, जो कि लगभग 324 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक राज्य के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट्स को नहीं मिल पा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इस वजह से तेलंगाना सरकार का ये मूव लिया गया है अपने राज्य के लिए। उन्होंने अभी हाल ही में ये प्लान आउट किया है। तेलंगाना में गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। त्रिपुरा में बिप्लाब कुमार देब की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है रमेश बाइस। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हरियाणा में खट्टर सरकार है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र अभी हाल ही में कौन से शहर में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, जिसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, इसका शुभारंभ किया गया पुणे में। अब समझिए ये है क्या, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है क्या? इसका यूज किया जाएगा, नाबार्ड के थ्रू इसको पहली चीज तो लॉन्च किया गया है, और इसका यूज किया जाएगा कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ये जो सेंटर है ये नजर रखेगा किसान किस तरीके से फसल उगा रहे हैं, और किसानों को ये मदद करेंगे कि किस तरीके से किसान इस तरीके की फसल उगाए कि और बेहतर से बेहतर फसल उगे। देखिए, इसके दो टारगेट हैं। ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है एग्रीकल्चर का, इसका पहला टारगेट है कि प्रोडक्शन में बढ़ावा करना है, और दूसरा टारगेट ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों को हमें छूना है कृषि में। कहने का मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। देखो, एक सीधी सी बात है, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में सब्जियां बेचनी हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड भी रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो भी आम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी क्वालिटी कुछ और ही होती है, वो आम क्वालिटी से नहीं मैच करती है। ऐसे ही जो एप्पल की क्वालिटी होती है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, वो प्रीमियम क्वालिटी होती है। तो प्रीमियम क्वालिटी की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। किसके द्वारा? इस कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के द्वारा, जिसको अभी हाल ही में पुणे में स्थापित किया गया है, और इसमें नाबार्ड के द्वारा मदद करी गई है। किसकी? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस टाइम पे हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मोमा मार्केट? यहां पर मोमा का मतलब क्या है? मोमा का मतलब है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। तो मोमा मार्केट लॉन्च किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, और इनके द्वारा ये जो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया गया है, अब इसका मोटो क्या है? देखो, इसके तहत इन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, और इस वेबसाइट का लिंक आपके सामने है, आप इसको जाके देख भी सकते हो। momamarket.com है। तो इनका कहना है कि अगर आपको कोविड लॉकडाउन के तहत घर बैठे फ्रेश वेजिटेबल चाहिए, बिल्कुल ताजी सब्जियां चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए इस पोर्टल पे, और यहाँ से एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इसका। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो, और डेली की डेली सब्जियां आपको आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी, और आप वहीं पर उसको पे कर दीजिए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ये बेसिकली लॉन्च किया गया है मोमा मार्केट, होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गंगा प्रसाद। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है और गवर्नर है RN रवि। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इनमें से किस IT कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस कंपनी की मदद से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स करने जा रही है। कहने का मतलब, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो कि जिसका काम है कि हमारी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनका ख्याल रखना, तो इन्होंने किस कंपनी की मदद से फैसला लिया है कि जितने भी ट्राइबल स्कूल्स हैं उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया जाए? तो इन्होंने अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में जो हमारी जनजातियां होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले गए हैं, और इन स्कूलों को क्या बोला जाता है? एकलव्य मॉडल स्कूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकलव्य मॉडल स्कूल। तो एकलव्य मॉडल स्कूल जितने भी पूरे भारत में खुले हुए हैं, उन सब को डिजिटाइज किया जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट क्या करेंगे?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर दो चीजें प्रोवाइड करी जाएगी अब ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को। पहली चीज तो ये कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक वो घर से ही शिक्षा ले पाए। ओके, उनको घर से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जाएगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। दूसरी चीज, जब से उनके स्कूल खुलेंगे एकलव्य मॉडल स्कूल, तो स्कूल के अंदर भी टच स्क्रीन जैसी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी फैसला लिया है कि ये पहले फेज में 250 एकलव्य मॉडल स्कूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और पहले इन पर अपनी सर्विस देंगे। अगर भारत सरकार सहमत होती है तो आगे फिर ये अपनी सर्विस देने के लिए तत्पर रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। आईबीएम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और टीसीएस का हेडक्वार्टर है मुंबई। टीसीएस के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है राजेश गोपीनाथन। आईबीएम के सीईओ हैं इस टाइम पे अरविंद कृष्णा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मैंने आपको बताई दिया सत्य नडेला। और विप्रो के हैं थेरी देलापोर्ट। क्या नाम है? थेरी देलापोर्ट। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इस टाइम पे हमारे कौन है? ये हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने आज तक का दुनिया का पहला प्राइवेट डिजिटल कोर्ट अभी हाल ही में डेवलप किया है प्राइवेट जस्टिस सिस्टम के तहत? तो ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी। ये कंपनी कहाँ की है? ये चंडीगढ़ बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है, अभी नई कंपनी है और इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉल्यूशन बनाया है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अब देखो इसका मेन मतलब क्या है, यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा है प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। ये सॉल्यूशन इन्होंने इस वजह से बनाया हुआ है कि आप देख रहे हो कि ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है और उससे भी पहले हमारी जो जुडिशरी है वहां पर हजारों केसेस, पूरे अगर भारत की बात करें तो लाखों केसेस की पेंडेंसी पड़ी हुई है। अकेले हमारे सुप्रीम कोर्ट में 58,000 से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से तो नंबर आते आते सालों लग जाएंगे और लोगों को न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा यहाँ पर दे रहा है। कहने का मतलब कोर्ट चाहे तो इसका यूज करके ऑनलाइन डेट फैसिलिटी ले सकती हैं। कहने का मतलब कोई भी क्लाइंट है, अगर कोई भी पार्टी है उसकी डेट लगानी है तो कोर्ट हियरिंग कर सकती है डायरेक्टली घर बैठे ही। तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये जो कंपनी है ये चंडीगढ़ की कंपनी है और इसके सीईओ कौन है? ये है रमन अग्रवाल। क्या नाम है? रमन अग्रवाल। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको आगे एक्वायर किया जाता है अभी कि नहीं, क्योंकि अभी ये ध्यान रखिए ये सिर्फ प्राइवेट जस्टिस सिस्टम है। आगे अगर भारत सरकार इसको ऑप्ट करना चाहती है तो कर सकती है बहुत आराम से। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू सुपर कंप्यूटर नेम्ड एज सिमुर्ग? आपसे कह रहा है सिमुर्ग नाम का एक नया सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में कौन से देश के द्वारा बनाया गया है? सिमुर्ग बनाया गया है ईरान के द्वारा। ईरान के अंदर, ईरान की कैपिटल जो तेहरान है वहां पर अमीर कबीर यूनिवर्सिटी है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस सिमुर्ग नाम के सुपर कंप्यूटर को बनाया गया। ये आज तक का ईरान का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखिए मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ईरान का अभी तक का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ये। और इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल है 0.56 पेटाफ्लॉप्स। ईरान में हसन रूहानी की सरकार है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली भारतीय महिला ये कौन बन गई हैं जिन्होंने माउंट पोमोरी को सक्सेसफुली समिट कर लिया है? माउंट पोमोरी की सक्सेसफुली चढ़ाई करके आई हैं ये दो भारतीय महिलाएं और साथ ही में इनका नाम पहली भारतीय महिलाओं में दर्ज हो गया है जिन्होंने माउंट पोमोरी की चढ़ाई करी है। और इनका नाम क्या है? ये दो भारतीय महिलाएं हैं, इनका नाम है गुनबाला शर्मा और बलजीत कौर। तो गुनबाला शर्मा और बलजीत कौर पहली भारतीय महिला हो गई हैं जो कि माउंट पोमोरी को समिट कर चुकी हैं। जिन लोगों को माउंट पोमोरी की लोकेशन नहीं पता है मैं आपको समझाता हूं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। आप लोगों ने अगर माउंट मैसिफ का नाम नहीं सुना है तो यहां पर समझिए। माउंट मैसिफ पता है किसे बोलते हैं? माउंट मैसिफ चार चोटियों के ग्रुप को बोला जाता है। और ये चार चोटियां कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3 एंड 4। जो पहली चोटी है ये कहलाती है माउंट एवरेस्ट। क्या कहलाती है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी यहां पर कहलाती है माउंट पोमोरी, जिसकी चढ़ाई ये करके आई हैं दोनों महिलाएं। और तीसरी कहलाती है लोत्से। क्या कहलाती है? लोत्से। और चौथी चोटी और आखिरी चोटी इसकी जो है ये कहलाती है नुप्से। क्या कहलाती है? नुप्तसे।
ओके, तो एवरेस्ट हो गई, पोमोरी हो गई, लोत्से हो गई, नुप्से हो गई। जब ये चार चोटियां मिलती हैं तब जाकर इनको कहा जाता है माउंट मैसिफ। ओके, और यहां पर एवरेस्ट की हाइट कितनी है? ये 8,850 है। पोमोरी की हाइट है 7,161 मीटर। लोत्से की हाइट है 8,516 मीटर। और नेप्से की हाइट है 7,862 मीटर। तो नाम ध्यान रखिएगा इन दोनों महिलाओं का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज और, जो गुणबाला शर्मा है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुणबाला शर्मा बिलोंग करती हैं राजस्थान से, और बलजीत कौर बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च, इसी को 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अभी हाल ही में किसके द्वारा 2 DG या फिर 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज एंटी कोविड ड्रग लॉन्च किया गया है? इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर दोनों मिनिस्टर्स की मौजूदगी थी जब इसको लॉन्च किया गया। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे यहां पर, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी थे। क्योंकि राजनाथ सिंह का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ये जो 2 DG बनाया गया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये DRDO के द्वारा ड्रग बनाया गया है। और इस ड्रग की खास बात यह है, ये तब दिया जाता है जब किसी भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या करता है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है ये ड्रग। तो DRDO के द्वारा पूरे तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। आप समझिए, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। तो अगर क्वेश्चन में कभी आपसे डॉक्टर हर्षवर्धन पूछे तो आप भूलना मत, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं ऑप्शन वहां पर। DRDO की स्थापना 1958 में करी गई थी। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और ये जो 2 DG है, ये इसकी पहली बैच लॉन्च करी गई है राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम दिवस हम लोग मनाते हैं 18 मई को। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काफी सिंपल थीम है और ऐसी ही थीम एग्जाम में पूछी जाती है। थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, जब इस साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे थे, तब भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक नया म्यूजियम बनाएगी भारत सरकार। कहां पर यह म्यूजियम बनेगा? यह म्यूजियम नई दिल्ली में बनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो म्यूजियम बना हुआ है वो पहले से ही कोलकाता में स्थित है, लेकिन अब नया म्यूजियम नई दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरे भारत में जितने भी पंचायती राज लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में 8,924 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ये धनराशि पूरे भारत भर के 25 राज्यों के अंदर जितने भी पंचायती राज सिस्टम हैं उन सभी के अंदर गांवों के डेवलपमेंट के लिए मतलब रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए आवंटित करी गई है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि इस राज्य के अंदर हर एक प्रत्येक ऑटो ड्राइवर को और कंस्ट्रक्शन वर्कर को 3,000 रुपए देंगे वित्तीय सहायता के रूप में कोविड पैंडेमिक की वजह से? ये है BS येदियुरप्पा की सरकार, मतलब कर्नाटक सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि ये हर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को और ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में 3,000 रुपए वित्तीय सहायता देंगे। ध्यान रखिए, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इस तरीके की ऑटो ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वित्तीय सहायता पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की सरकार मतलब दिल्ली सरकार भी लेकर आई थी। तो वहां पर और इसमें अंतर क्या है? दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान लागू किया है, यहां पर 3,000 की बात हो रही है। इसलिए आप कंफ्यूज मत करना खुद को, इस बात को स्पेसिफाई रखिएगा कि कर्नाटक सरकार की जब बात आए तो ध्यान रखना 3,000 रुपए, और दिल्ली सरकार की बात आए तो 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं वहां पर, यह चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और, कर्नाटक सरकार के द्वारा यह भी अनाउंस किया गया है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो मनरेगा वगैरह में काम करते हैं, अभी वो पैंडेमिक की वजह से उनके पास काम नहीं है, ओके, तो उनको कितनी धनराशि दी जाएगी? उनके अकाउंट में 2,000 जमा किए जाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑटो ड्राइवर को 3,000 और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर्स हैं उनको 2,000। साथ में एक चीज और इन्होंने अनाउंस किया है, ऐसे किसान जो कि बिलो पावर्टी लाइन में आते हैं उनको पर हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे कि अगर 2 हेक्टेयर जमीन है तो 20,000 रुपया हो गया, 1 हेक्टेयर जमीन है तो 10,000 रुपए मिलेगा। टोटल इन्होंने जो पैकेज लॉन्च किया है, रिलीफ पैकेज, ये 1,250 करोड़ का पैकेज इन्होंने लॉन्च किया है अभी कल के दिन।
कर्नाटक में गवर्नर कौन है? वजूभाई वाला। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। सभी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, 2 दिन बाद 22 मई को फुल करंट अफेयर का बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस में। अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, इस बैच में मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड है वरुण 777। आप इसको लगाते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ऑफर्स जो चल रहे हैं वो आपके सामने, यहाँ पर आप ऑफर्स भी अवेल कर सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, आपसे कह रहा है ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप करी है, जिसकी मदद से ये हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेंगे वर्ल्ड वाइड में। मतलब पूरी दुनिया में ये कौन सी कंपनी है जो कि हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं गूगल क्लाउड की मदद से? ये है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2002 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ध्यान रखिए, स्पेस एक्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी दे रहा है और ये डेटा के लिए किसका यूज कर रहे हैं? गूगल क्लाउड का यूज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि स्पेस एक्स ने गूगल के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है। खास बात यह होगी कि आप स्पेस एक्स का इंटरनेट पूरे दुनिया में कहीं पर भी कंज्यूम कर सकते हो। आने वाले टाइम में जब इनका इंटरनेट फैसिलिटी लॉन्च होगी तो आप डायरेक्टली इंटरनेट सर्विसेज कंज्यूम कर सकोगे। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए गूगल क्लाउड की, तो गूगल के द्वारा गूगल क्लाउड की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। आपको पता है गूगल क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है ये कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर बना हुआ है? ये जावा लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है, सी प्लस प्लस और पाइथन लैंग्वेज के ऊपर चलता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड हाईयांग 2D, या फिर इसी को HY2D भी बोलते हैं। तो अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने हाईयांग 2D सैटेलाइट लॉन्च करी है? हाईयांग 2D लॉन्च करी गई है चाइना के द्वारा। इसको चाइना ने अपने एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, जिसको ज़ोकॉन बोला जाता है, क्या बोलते हैं? जियोकॉन। जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से इसको लॉन्च किया हुआ है। अब ये जो हायांग 2D सैटेलाइट है, इसका मेन मोटो क्या है? क्यों इसको लॉन्च किया गया है? इसको ओशियन ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब कहने का ये सैटेलाइट समुद्र पे नजर रखेगी। ये चाइना के आसपास कोई भी अगर ओशियन डिजास्टर आ रहा है तो उसको मॉनिटर करेंगे, और साथ में अगर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग वगैरह में भी दिक्कत आ रही है तो उनको भी ये मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि चाइना के आसपास का जितना भी चाइनीज सी है, चाइनीज सागर है, उस पूरे सागर पे मॉनिटरिंग करेगी हायांग 2D। जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपने देखा टोक्टे आया था, तो ये जो टोक्टे आया था भारत में साइक्लोन, तो इसके बारे में हमें पता कैसे लग गया? जाहिर सी बात है हमारी सैटेलाइट से पता लग गया। तो ये जो हायांग 2D है ये नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है। ये और पहले से कोशिश करेगी बताने की अगर कोई भी डिजास्टर चाइना की तरफ बढ़ रहा होगा तो। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। जापान की कैपिटल है टोक्यो। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है? मतलब ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी डिक्लेयर कर दिया है अभी हाल ही में? ये है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। क्योंकि राजस्थान में अभी पिछले कुछ टाइम में ब्लैक फंगस के कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। ब्लैक फंगस के केसेस उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो कि कोविड से रिकवर्ड हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं, इस केस में अधिकता आने की वजह से अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा राजस्थान में ब्लैक फंगस के लिए महामारी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वीपी बदनोर। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने स्ट्रे डॉग्स के लिए या स्ट्रे एनिमल्स के लिए एक अलग से बजट लॉन्च किया है या फंड लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। इन्होंने 60 लाख रुपए की फंडिंग करी हुई है। ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा इन्होंने निकाल के दिया है और डेली के हिसाब से 20,000 रुपए इन्होंने इसमें रखा हुआ है एस्टिमेट, जिसकी मदद से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, सड़कों में घूमने वाले जो जानवर हैं, उनको फीड कराया जाएगा कोविड पैंडेमिक के तहत। और पिछले साल नवीन पटनायक को पेटा अवार्ड भी मिला था इसीलिए।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान भारत के अंतर्गत एस्टैब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत सरकार का कहना है हर एक राज्य से कि आयुष्मान भारत के तहत हर एक राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना करे। इसके अंदर लोगों के हेल्थ चेकअप्स फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। तो ये कौन सा राज्य है जिसने इसमें टॉप किया है? टॉप करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक रहा नंबर 1 पोजीशन पे। आपको पता है भारत सरकार के द्वारा कर्नाटक राज्य को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करने के लिए जो टारगेट दिया गया था, इन्होंने टारगेट से भी ऊपर बढ़ के कार्य किया हुआ है। अगर टोटल की बात किया जाए तो कर्नाटक को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट दिया गया था 4653 ऐसे सेंटर्स खोलने का टारगेट। लेकिन इन्होंने कितने खोले? इन्होंने पिछले सत्र में खोले हैं 5832 सेंटर, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो 125% है। इन्होंने 125% करके दिखाया, 100% से भी ऊपर। तो टारगेट से ऊपर इन्होंने हेल्थ सेंटर्स खोले हुए हैं, इस वजह से कर्नाटक रहा नंबर 1 पे। और अगर बात करी जाए, ये तो बात हो गई कि ओवरऑल सेंटर्स की, इसमें से कुछ रेनोवेट करने थे और कुछ नए एस्टैब्लिश करने थे। लेकिन अगर बात करी जाए नए कितने एस्टैब्लिश करने थे, नए 2263 एस्टैब्लिश करने थे। इन्होंने कितने एस्टैब्लिश किए? इन्होंने 3300 टोटल एस्टैब्लिश कर दिए। तो टोटल यहां पर अगर अंतर देखा जाए तो 146% इन्होंने करके दिखाया बेहतर। इस वजह से कर्नाटक रहा टॉप पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्थापित करने में। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वजूभाई वाला। तमिलनाडु में अभी हाल ही में एम के स्टालिन की सरकार आ चुकी है और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने सेंट्रेस स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप किया है? अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार की तरफ से हर एक राज्य में स्मार्ट सिटीज स्थापित किए जाने के लिए निर्देश हैं राज्य सरकारों को। तो इसमें कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा जिसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज स्थापित किए गए पिछले सत्र में? ये रहा झारखंड। झारखंड ने इस बार टॉप किया सेंट्रेस स्मार्ट सिटी लिस्ट को। यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन सा रहा? सेकंड नंबर पे रहा राजस्थान। राजस्थान भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, पिछली बार सेंट्रेस स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का 29वां नंबर था। और आप समझ सकते हो, सीधे 27 पायदान ऊपर खिसक के राजस्थान आ गया दूसरे नंबर पे। तो जो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है वो इस बार राजस्थान की रैंकिंग में देखने को मिला है। मतलब कहाँ 29वीं रैंक और कहाँ सीधे दूसरी रैंक में राजस्थान आ गया। बाय द वे, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया है अपनी विधानसभा में कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में विधान परिषद बोलते हैं। तो ये है ममता बनर्जी की सरकार। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर विधान परिषद की स्थापना करना चाहती हैं। इसके लिए प्रावधान क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी भी राज्य को बनानी है तो उनको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसके ऊपर पार्लियामेंट फिर फाइनल फैसला लेती है, तब जाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आर्टिकल 169 में प्रावधान है। बाय द वे, इस टाइम भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है इस टाइम पे, जिसमें से भी पिछले कुछ टाइम पे मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार, इन दोनों सरकारों के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म कर दी जाए। तो अल्टीमेटली चाहे खत्म करना हो या नई बनानी हो काउंसिल, पहले राज्य सरकार उसके लिए रेजोल्यूशन पास करती है और उसके बाद पार्लियामेंट में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कब होता है। फिलहाल इनकी विधानसभा से यहाँ पर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। ममता बनर्जी की सरकार अभी हाल ही में बनी है, इन्होंने इस बार 213 सीटें प्राप्त करी हैं इनकी पार्टी ने। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
आप सभी लोग ध्यान रखिए, आज है 21 तारीख। आपके पास केवल 24 घंटे बचे हुए हैं या हार्डली 36 घंटे बचे हुए हैं। आप इस कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। 22 मई से ये कोर्स मतलब कल से ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी टाइमिंग रहेगी प्लस में 12:30 से 2। डेली 90 मिनट की क्लास होगी। ताबड़तोड़ करंट अफेयर पे हम लोग बैटिंग करेंगे। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर यहाँ पर मैं आपके कवर कराऊंगा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पर छूटेगा। और अगर टाइम बच गया इस कोर्स में इस कोर्स में वैसे मैंने 30 क्लासेस लॉन्च करी हुई हैं, तो अगर टाइम बच जाता है तो कोशिश रहेगी कि पिछले 8 महीने के भी कवर करा दूं। डिस्काउंट कोड है वरुण 777, आप इसको लगा के ये सारे ऑफर अवेल कर सकते हो। इस टाइम पे 3 ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी पर। पहला ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का फ्री मिलेगा। दूसरा ये है कि 2 साल का लेते हो तो 4 महीने का फ्री मिलेगा। और तीसरा ऑफर ये है कि अगर आप एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 30 से ज्यादा इस टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ, एसएससी के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम लगाने जा रहा है रिलायंस जियो। लगातार इसका कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आपको पता है ये इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम है क्या? कहने का मतलब, समुद्र की तली में रिलायंस ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, जिसकी मदद से रिलायंस एशिया और यूरोप यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरफ उधर लगा हुआ है स्पेस एक्स और इधर एक तरफ रिलायंस लगा हुआ है। रिलायंस का खैर मोटो क्या है, स्पेस एक्स का मोटो है पूरा वर्ल्ड कवर करना, लेकिन रिलायंस का मोटो क्या है, एशिया और यूरोप में अपनी फैसिलिटीज देंगे। ये समुद्र के नीचे वायर कैसे डाले जाते हैं, ये मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ एनालिसिस करके। साथ में आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये दुनिया के सबसे ज्यादा कॉस्टली वायर्स होते हैं। इनकी खास बात यही होती है, ये वाटर प्रूफ होते हैं। बाय द वे, रिलायंस जियो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2007 में करी गई थी। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी और हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी ये कौन है जो कि भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। इनको अमेरिका के व्हाइट हाउस में, मतलब जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट जे बिडेन रहते हैं, उनके सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जे बिडेन की सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट करी गई हैं नीरा टंडेन। क्या नाम है? नीरा टंडेन। नीरा टंडेन अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं और इनको अभी हाल ही में एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, नीरा टंडेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बी डे कौन से दिन मनाया गया? वर्ल्ड बी डे हम लोगों ने कल के दिन मनाया। 20 मई को हर साल वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2021 की थीम क्या है? इस बार की थीम है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है मधुमक्खियों के कंजर्वेशन के लिए और साथ में हनी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, शहद के उत्पादन के लिए और मधुमक्खियों को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने अभी हाल ही में सॉफ्ट बैंक बैक्ड एसबी एनर्जी को खरीद लिया है? सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी कंपनी को खरीदने वाली भारतीय कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इसके मालिक कौन है? गौतम अडानी। तो गौतम अडानी के द्वारा सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी को खरीद लिया गया है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर स्टूडेंट्स को यही पता है इस टाइम पर कि सिंपली अडानी ग्रीन एनर्जी ने इसको खरीद लिया है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताता हूं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 80% स्टेक खरीदे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी के 20% स्टेक किसने खरीदे? इस कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, भारती ग्लोबल लिमिटेड। क्या नाम है? भारती ग्लोबल लिमिटेड। तो भारती ग्लोबल लिमिटेड ने 20% शेयर खरीदे हैं और 80% किसने खरीदे हैं? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। तो ये एक अलग बात है। अगर बोला जाए ऐसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या सॉफ्ट बैंक एसबी एनर्जी को खरीद लिया है, तो आंसर है नो, पूरे तरीके से नहीं खरीदा है। लेकिन हाँ, 80% स्टेक इन्होंने खरीद लिए हैं। इन्होंने ये डील कितने में करी है? अडानी ने सॉफ्ट बैंक को दिए हैं इसके लिए 3.5 बिलियन यूएस डॉलर। कितने? 3.5 बिलियन यूएस डॉलर में ये डील हुई है। और अडानी ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद और इसके फाउंडर कौन है? गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हम लोगों ने मनाया किस दिन? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी कल के दिन ही मनाया, 20 मई को।
इस बार की थीम बिल्कुल छोटी सी है और ऐसी थीम्स बहुत पूछी जाती हैं एसएससी में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये थीम, ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट फॉर हेल्थ, दिस इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स 2021? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 को टॉप किया गया है किसके द्वारा? टॉप किया गया है जेफ बेजोस के द्वारा। जेफ बेजोस रहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के हिसाब से। सेकंड नंबर पे रहे बर्नार्ड एर्नॉट, थर्ड नंबर पे रहे एलोन मस्क। और जेफ बेजोस अमेरिका से बिलोंग करते हैं, एलोन मस्क भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, बर्नार्ड बिलोंग करते हैं फ्रांस से। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अब अगर भारतीयों की बात करी जाए तो नंबर 1 पे कौन रहे? भारतीयों में नंबर 1 पे रहे मुकेश अंबानी। कौन रहे? मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पे भारतीयों में रहे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पे भारतीयों में रहे अजीम प्रेम जी। कौन? अजीम प्रेम जी। अब यहाँ पर रैंकिंग भी समझ लीजिए, आपसे इनकी रैंकिंग भी पूछ सकता है क्योंकि ये भारतीय हैं। मुकेश अंबानी की रैंकिंग है ब्लूमबर्ग में 13वीं 13th, गौतम अडानी की 14th है और अजीम प्रेम जी की 44वीं रैंक है। तो ये तीन रैंकिंग आपको याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये तो आपको ध्यान ही रहेगा, जेफ बेजोस नंबर 1, बर्नार्ड एर्नॉट नंबर 2 और एलोन मस्क इस बार नंबर 3 पर है ब्लूमबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में की राज नारायणन का निधन हो गया। की राज नारायणन साहब क्या थे? पोएट, राइटर, पॉलिटिशियन या सोशल एक्टिविस्ट? ये एक राइटर थे। एमिनेंट राइटर की राज नारायणन अब नहीं रहे। इनका निधन 98 वर्ष की उम्र में हुआ है और ये एक तमिल राइटर थे। इनका देहांत अभी हाल ही में पुडुचेरी में हुआ और आपको पता है इनको 1991 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी मेडिकल कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक कोविड टेस्टिंग किट लॉन्च करी है जिसका नाम है वीराजेन? वीराजेन नाम की कोविड टेस्टिंग किट सिप्ला के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। सिप्ला का हेडक्वार्टर क्या है? सिप्ला का हेडक्वार्टर है मुंबई और सिप्ला की स्थापना 1935 में करी गई थी। सिप्ला के इस टाइम पे सीईओ कौन है? इनका नाम है उमंग वोहरा। क्या नाम है? उमंग वोहरा। और आपको बता दूं, ये जो सिप्ला ने लॉन्च करी है वीराजेन नाम की टेस्टिंग किट, इसको आईसीएमआर के द्वारा भी अप्रूवल मिल चुका है, तो फाइनली ये मार्केट में आने को बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सुल्तान को थोड़ी मोहब्बत बख्शो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखेगा हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड एमओयू विद यूएई बेस्ड? इस बैंक का नाम है माशरक बैंक टू फैसिलिटेट मनी ट्रांसफर फ्रॉम द यूएई। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में ये है कि ये कौन सा बैंक है भारत का जिसने अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के माशरक बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा अब कि यूनाइटेड अरब अमीरात से डायरेक्ट ट्रांसफर आप कर पाओगे पैसा भारत में। कहने का मतलब ये है कि पहले भी पैसा ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश से भारत में पैसा ट्रांसफर करते हो तो वो कई सारे चैनल्स के थ्रू होता हुआ भारत में आता है। इसकी वजह से उसमें कई सारी ट्रांसफर ड्यूटीज लगती हैं और आपका जो पैसा होता है, लाइक आपने मान लीजिए 10,000 रुपए भेजा, तो उसमें कुछ सम अमाउंट उसमें एज अ फी लगता है। ये हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होता है क्योंकि हर एक कंट्री की ट्रांसफर ड्यूटीज अलग अलग होती है। तो यूएई के साथ अब ये पॉसिबल हो पाएगा कि अगर आप माशरक बैंक में अकाउंट रखते हो यूएई में, तो आप वहां से भारत में पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर पाओगे, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप कर पाओगे किसी भी अकाउंट में भारत के। तो ये भारत का बैंक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने माशरक बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है अभी हाल ही में, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। फेडरल बैंक जो है, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है कोची। इसकी स्थापना 1931 में करी गई थी और इस टाइम पर इसके सीईओ कौन है? ये हैं श्याम श्रीनिवासन। क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। एक्सिम बैंक की स्थापना करी गई थी 1982 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। और एचडीएफसी बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई है, इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ये कौन सी दो भारतीय कंपनी है
जिनका प्रोडक्शन अगले 1 महीने के अंदर अब ये बढ़ाएंगे। मतलब कहने का ये है कि हमारे सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इन 2 कंपनीज को डायरेक्टली ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ये दोनों कंपनीज अपने कोविड वैक्सीन का प्रोडक्शन अगले 1 महीने के अंदर हर हाल में बढ़ाएं। तो ये 2 भारतीय कंपनीज कौन कौन सी हैं? देखिए, ये जो पी फाइजर है ये तो अमेरिकन कंपनी है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। स्पुतनिक आपकी रशिया का वैक्सीन है, तो ये भी गलत हो गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ये दोनों भारतीय कंपनी है। अगर यहाँ पर चौथे ऑप्शन में मॉडर्ना की बात करें तो मॉडर्ना भी अमेरिकन कंपनी है, जिसने अभी हाल ही में मॉडर्ना नाम का वैक्सीन लॉन्च किया था। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ये दोनों अगले महीने से वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है ये लगातार बढ़ाती चली जाएंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी कहा है कि अगस्त तक ये अपना वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे। कितना? 10 करोड़ डोजेस पर मंथ के हिसाब से अपना जो प्रोडक्शन है ये कर देंगे। भारत बायोटेक का कहना है कि अगले 3 महीने के अंदर ये अपना प्रोडक्शन 7.8 लाख करोड़ तक पहुंचा देंगे। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है हैदराबाद और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है पुणे। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इन इंडिया हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ समर कल्टीवेशन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2020 टू 21। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो, 2020 से कंपेयर करो 2021 में, तो पूरे भारत में गर्मी के दिनों में जो फसलें उगाई जाती हैं, इन फसलों में जो एरिया है उस एरिया को कितने प्रतिशत तक रेज कर दिया गया है। मतलब कहने का 2020 में कितने प्रतिशत, कितना एरिया में समर कल्टीवेशन किया जाता था और 2021 में कितने प्रतिशत एरिया पे समर कल्टीवेशन किया जा रहा है। अगर बात करी जाए कंपैरिजन की 2020 से 21 में, तो इसमें वृद्धि देखने को मिली है। इस बार करीब करीब 20% की वृद्धि देखने को मिली है। 2020 के अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारत में 65.82 लाख हेक्टेयर जमीन पे कृषि करी गई थी। ये सारी वो कृषि है जो कि गर्मी के दिनों में उत्पादन जिनका किया जाता है। और इस बार 2021 में ये बढ़कर हो गया है 80.02 लाख हेक्टेयर। तो 65.8 लाख हेक्टेयर और इस बार हुआ है 80.02 लाख हेक्टेयर जमीन पे कृषि का उत्पादन। तो अगर कंपैरिजन में आप देखोगे तो करीब 18% होता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो करीब करीब की बात हो रही है। तो अराउंड 20% एरिया रेज हुआ है इस बार पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो ये एक गुड साइन है। जाहिर सी बात है, कोविड पैंडेमिक भले ही है, लेकिन उसके दौरान भी एक बहुत बड़ा गुड साइन है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा जमीन पर कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। इससे क्या होगा, किसानों की इनकम भी डबल होने में मदद होगी। ध्यान रखिए, भारत सरकार का टारगेट है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल किया जाना है, उसमें ये सीधा सीधा बेनिफिट करेगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में सब्सिडी अनाउंस करी है कि अगर आप एम्बुलेंस खरीदते हो तो एम्बुलेंस की परचेजिंग पर आपको सब्सिडी मिलेगी। ये है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। वैसे अगर देखा जाए तो ये सब्सिडी एम्बुलेंस के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक नाम मात्र का इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर देखा जाए किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को तो उसको कोई भी फायदा इसका नहीं मिलने वाला है। पूरा आप इसका महत्व समझ लो है क्या। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा ये जो सब्सिडी का अनाउंस किया गया है, इसके पीछे का मेन मोटो है, कोविड पैंडेमिक में आप लोग देख रहे हो लगातार एम्बुलेंस की शॉर्टेज हो रही है, और जहां पर एम्बुलेंस जा भी रही हैं तो वो इतने ज्यादा दामों पर जा रही हैं, इतना पैसा वो ले रही हैं कि अगर लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो वो खर्चे वहन ही नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि अब से जो लोग भी एम्बुलेंस खरीदना चाहते हैं, आप अगर एम्बुलेंस खरीदते हो तो उसमें आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अगर आप एम्बुलेंस खरीदते हो और आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपको इस टाइम पर छूट मिलेगी, आपको कुछ प्रतिशत कम पे एम्बुलेंस खरीदने को मिल जाएगी। करीब करीब अंदाजा यह है कि 5 से 10% कम में आपको एम्बुलेंस खरीदने को मिल जाएगी। तो अगर आप एज एन एसेट के तौर पर एम्बुलेंस को खरीद के सरकारी कार्य में उसको चलवाना चाहते हो और आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप एम्बुलेंस खरीद सकते हो, सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है, बिहार सरकार का कहना है कि हमें 1068 एम्बुलेंस की जरूरत है। तो पहले 1068 लोग जो होंगे जो कि एम्बुलेंस खरीदेंगे उन्हीं को छूट मिलेगी, उसके बाद छूट नहीं मिलेगी। तभी मैंने आपको पहले ही बोला इसका कुछ खास महत्व तो नहीं होने वाला है। आगे इसका कुछ खास जो प्रॉफिट है या बेनिफिट है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास को नहीं मिलने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं फागू चौहान।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। हरियाणा में खट्टर सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा, मुझे एक चीज ध्यान आई, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जब भी आसाम की बात आती है तो मैं बोलता हूँ आसाम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन, बिस्व शर्मा। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट लिखते हैं कि सर वो बिस्व शर्मा नहीं है, उनका पूरा नाम आप लोग लिखते हो। ठीक है, इट्स ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बिस्व शर्मा नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तब आप लोग कमेंट नहीं करते हो जब मैं कहता हूँ हरियाणा में खट्टर सरकार है। तो ये मेरा तरीका है बात करने का। मैं जैसे बोलता हूँ हरियाणा में खट्टर सरकार है, मैं हमेशा हरियाणा के लिए ये नहीं बोलता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। राइट? तो अल्टीमेटली इन चीजों को अंडरस्टूड रखिए, बार बार उसके लिए कमेंट करने की जरूरत नहीं है। विश्व शर्मा, मैंने एज अ क्वेश्चन भी आपको बताया था कि आसाम में विश्व शर्मा की सरकार बन गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हिमालयन रेड फॉक्स स्पीसीज को स्पॉट किया गया है देश में कहां पर? एक दुर्लभ प्रजाति है लोमड़ी की। इस लोमड़ी को बोला जाता है हिमालयन रेड फॉक्स। लाल कलर का इसका कोट होता है, ये इसकी खास बात है। और बाकी इसमें फॉक्स वाले तो सारे गुण होते ही है क्योंकि ये लोमड़ी की प्रजाति है। तो हिमालयन रेड फॉक्स को अभी हाल ही में देखा गया। इसकी कई सारी छोटी बड़ी प्रजाति देखी गई हैं। कंट्री में कहां पर? यह जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हिमालयन रेड फॉक्स को स्पॉट किया गया है। और आपको पता है कितने तरीके की प्रजातियां देखी गई हैं? एक साथ 8 तरीके की मिलती जुलती प्रजातियां रेड फॉक्स की देखी गई हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगर एक होती प्रजाति तो फिर आम बात थी, लेकिन 8 तरीके की मिलती जुलती प्रजातियां देखी गई हैं एक साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे चल के भारत सरकार इसके कंजर्वेशन के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव होपफुली लॉन्च करेगी। ध्यान रखिए, ये जो रेड फॉक्स है, रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है वल्पस वल्पस। क्या बोलते हैं इसको? वेल्पस वेल्पस। और जहां पर इनको स्पॉट किया गया है उत्तराखंड में, वो हिमालय की पहाड़ियां हैं और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई करीब 3000 मीटर है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बेबी रानी मौर्य। लद्दाख में इस टाइम पर राधा कृष्ण माथुर हैं गवर्नर। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा है गवर्नर। और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे कह रहा है ये कौन सा ऐसा नेशनलाइज्ड बैंक है भारत का जिसने पहली बार 3 in 1 अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च करी है? ये है पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी के द्वारा अभी हाल ही में पहली बार 3 in 1 अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च करी गई है। अब ये 3 in 1 अकाउंट फैसिलिटी है क्या? पीएनबी का कहना है अगर आप हमारे यहाँ पर खाता खुलाते हो तो आपको हम 3 in 1 अकाउंट फैसिलिटी अब देंगे। मतलब कहने का, एक ऐसा अकाउंट आपका खोलेंगे जहां पर आपको सेविंग अकाउंट की भी फैसिलिटी मिलेगी, ट्रेडिंग अकाउंट की भी फैसिलिटी मिलेगी और डीमैट अकाउंट की भी फैसिलिटी मिलेगी। अभी तक क्या होता था, आपको सेविंग अकाउंट अलग खुलाना होता था, ट्रेडिंग अलग और डीमैट अकाउंट अलग खुलाना होता था। इनका कहना है हम एक ही अकाउंट आपका खोलेंगे और आपको तीनों फैसिलिटी उसके अंदर मर्ज करके दे देंगे। सेविंग अकाउंट तो आपको पता है, इसको बचत खाता बोला जाता है। आप इसमें जितना पैसा डालोगे वो पूरा पैसा आपका सुरक्षित रहेगा और बैंक की तरफ से जो आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है, वो उसका आपको फायदा देखने को यहाँ पर मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट तब खोला जाता है जब आप कोई व्यापार कर रहे हो, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंट्रा ट्रांजेक्शन कर रहे हो। मतलब कहने का, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप व्यापार कर रहे हो, उस केस में आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट की खास बात यह होती है कि आपके व्यापार में जितना भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो सब आपको इस अकाउंट में मर्ज करना होता है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो जाहिर सी बात है बैंक को भी प्रॉफिट होता है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बैंक की तरफ से, क्योंकि आप बैंक को फायदा दे रहे हो, तो बैंक आपको बदले में कई सारी फैसिलिटीज देती है। और अगर आपका अकाउंट डेप्ट में जा रहा है, मतलब घाटे में जा रहा है, लॉस हो रहा है अगर आपको, तो उस केस में आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती है बैंक की तरफ से। मतलब जो इनहेंस्ड सर्विसेज होती है वो आपको नहीं मिलती है। अब ये जो डीमैट अकाउंट होता है, ये क्यों खोला जाता है? डीमैट अकाउंट तब खोला जाता है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। आप शेयर मार्केट में जो भी शेयर खरीदते हो वो आपके इसी अकाउंट में सुरक्षित किए जाते हैं। अल्टीमेटली अगर ये बोला जाए कि आप शेयर मार्केट इन्वेस्टर हो तो आपको डीमैट अकाउंट जरूर खुलाना होता है। डीमैट अकाउंट के बिना आप शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो पीएनबी के द्वारा ये 3 in 1 अकाउंट फैसिलिटी दी गई है। पीएनबी ने ये फैसिलिटी इससे पहले क्यों नहीं दी? एक्चुअली पीएनबी ने एक कंपनी के साथ मिलकर ये फैसिलिटी दी है। इस कंपनी का नाम है जियोजिट। क्या नाम है? जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया और तब जाकर 3 in 1 अकाउंट फैसिलिटी पीएनबी के द्वारा दी जा रही है अब।
पीएनबी की बात करें तो 1894 में इसकी स्थापना करी गई थी। बीओबी की स्थापना 1908 में करी गई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में करी गई थी और एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, बीओबी का हेडक्वार्टर है वडोदरा, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। इलाहाबाद बैंक और पीएनबी दोनों के इस टाइम पे सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। बीओबी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव चड्ढा और एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसके द्वारा कोविड 19 वैक्सीन फाइंडर टूल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसको इन्होंने अपने खुद के मिनी स्टोर में लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये आपको मदद करेगा कि कहां पर आपको वैक्सीन लगवाना है कोविड का, वहां पर स्लॉट खाली है या नहीं है, खाली है। जैसे कि आप में से कई लोगों को पता होगा, इस टाइम पर अगर आपको कोविड वैक्सीन लगाना है तो आपको पहले देखना पड़ता है कि एप्लीकेशन के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ता है, तब आपको देखना पड़ता है कि कहां पर कौन से क्लिनिक में प्रॉपर स्लॉट खाली है। जब स्लॉट खाली होता है तभी आपको वहां पर इंगेजिंग मिलती है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने कोविड 19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है। इस टूल की मदद से आप क्या करोगे, आप सीधे वैक्सीनेशन के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हो डायरेक्टली। आपके आसपास जितने भी क्लिनिक होंगे उन सभी में यह स्लॉट आपको बता देगा। यह है पेटीएम, पेटीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और पेटीएम की स्थापना 2010 में करी गई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा। पेटीएम के इस टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। भारतीय एयरटेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, रिलायंस का हेडक्वार्टर है मुंबई, विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। ध्यान रखिए, मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एक और वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया था, तो वो है फेसबुक। उससे आप इसको कंफ्यूज मत करना। फेसबुक ने जो टूल लॉन्च किया था वो आपको आईसीयू वार्ड और बेड फैसिलिटी के बारे में बताएगा, लेकिन ये जो पेटीएम के द्वारा ये जो फाइंडर टूल लॉन्च किया गया है ये आपको वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट के बारे में बता रहा है। तो दोनों अलग अलग हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, रिपीट करता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फेसबुक ने जो लॉन्च किया था उससे आप बेड की अवेलेबिलिटी देख सकते हो, साथ में आईसीयू वार्ड की अवेलेबिलिटी देख सकते हो कि खाली है कि नहीं है। जो पेटीएम ने लॉन्च किया है इससे आप वैक्सीनेशन स्लॉट की फैसिलिटी देख सकते हो कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है जोस जे कटूर। क्या नाम है? जोस जे कटूर। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी 1934 एक्ट के तहत और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान रखिए, अभी पिछले हफ्ते ही आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है टी रविशंकर। कौन है? टी रविशंकर। टी रविशंकर ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने बीपी कानूनगो को सक्सीड किया। बीपी कानूनगो 2 अप्रैल को रिटायर हो गए और 3 अप्रैल को टी रविशंकर ने ज्वाइन किया है एज एन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपने राज्य के अंदर ये अलाउ कर दिया है कि अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं भी है तो भी आप कोविड वैक्सीन लगवा सकते हो? ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। नवीन पटनायक के द्वारा यह अनाउंस कर दिया गया है पूरे राज्य भर में कि अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं भी है तो भी आप कोविड वैक्सीन लगवा सकते हो। ध्यान रखिए, इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कल रात को अभी कुछ ही घंटों पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यह अनाउंस कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप कोविड वैक्सीन लगवा सकते हो। लेकिन उड़ीसा में अभी उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रॉपरली न्यूज नहीं है कि केवल आधार कार्ड की बात कही गई है या फिर उसके अलावा और भी प्रूफ मांगा गया है। बट उड़ीसा में ये अल्टीमेटली क्लियरली बोल दिया गया है कि कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होगा तो भी चलेगा, आप कोविड वैक्सीन लगवा सकते हो। यहाँ पर नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तमिलनाडु में इस टाइम पर एम के स्टालिन की सरकार आ चुकी है। पिछले ही हफ्ते मैंने आपको बताया था एम के स्टालिन नए चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के बने हैं और यहाँ पे गवर्नर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। आपसे आज का यही क्वेश्चन है मेरा, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो इस टाइम पे गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम क्या है?
तो ध्यान रखिएगा, ये है अरुण कुमार सिंह। ही हैज बिकेम द न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम की स्थापना करी गई थी 1952 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसको अभी हाल ही में समिट किया है पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के किसी व्यक्ति ने। इनका नाम क्या है? कहने का मतलब यह है, ये कौन है जो कि यंगेस्ट पाकिस्तानी है आज तक के जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक को समिट किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शहरोज कासिफ। क्या नाम है? शहरोज कासिफ। शहरोज कासिफ केवल 19 साल के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की अभी हाल ही में सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। इसी के साथ ये पाकिस्तान के आज तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया है। इन्होंने कहां से समिट किया है? इन्होंने नेपाल की तरफ से समिट किया है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये पाकिस्तान में लाहौर से बिलोंग करते हैं। कहां से? लाहौर से। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 का जीता है? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 का दिया गया है एडा को। किसको? एडा। एडा का मतलब है इंडियन रेवेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। एडा की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन के द्वारा इसको रिसीव किया गया है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 को। इसके चेयरपर्सन ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रदीप कुमार दास। क्या नाम है? प्रदीप कुमार दास। ध्यान रखिए, एडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इसलिए दिया गया है, ये बेसिकली पावर डेवलपमेंट कंपनी है, एनर्जी डेवलप करती है, तो एनर्जी डेवलपमेंट के लिए इनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में फ्री कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लॉन्च किया गया है? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 3 कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अभी हाल ही में डेवलप किया है? ये 3 वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर कौन कौन है? पहला है आपका प्राण वायु। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राण और वायु नाम की इन्होंने मशीन तो एक बनाई है, लेकिन इसको दो में कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राण इनके वेंटिलेटर का नाम है और वायु इनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम है। और साथ में स्वस्थ स्वस्थ नाम का भी वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर इन्होंने अभी हाल ही में डेवलप किया है। ये है ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के द्वारा कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राणवायु और स्वस्थ नाम के अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अभी तक मार्केट में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? 5 लाख रुपए कॉस्ट पड़ रही थी। लेकिन ये जो इसरो ने बनाया है प्राणवायु और स्वास्थ्य नाम का वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर, इसकी कॉस्ट है मार्केट में 1 लाख रुपए। आप इसे 1 लाख रुपए में परचेज कर सकते हो। तो पिछले दामों के मुकाबले काफी कमी है अब दामों में, इसी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव इसे बोला गया है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसरो के इस टाइम पे चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। कौन है? के सिवान। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेस्ला स्टाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूं, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब आ रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनमें जो बैटरी लग के आ रही है, उन बैटरी को चार्ज होने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। और 5 से 6 घंटे के समय के साथ साथ एक और कमी है कि जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो करीब 250 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज एक बार में कवर कर रही हैं। लेकिन अगर हम अपने नेशनल हाईवेज की बात करें, जैसे कि सपोज हम NH1 की बात कर लेते हैं जो कि दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, तो दिल्ली से अमृतसर तक की डिस्टेंस करीब करीब 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसके लिए अब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले जाना चाहते हो तो पहली चीज तो आपकी गाड़ी की बैटरी 250 या 300 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाएगी। अब दूसरी चीज, अगर आपको कहीं चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है तो आपकी बैटरी 5 से 6 घंटे में चार्ज होगी। कहने का मतलब जो आपकी जर्नी 4 से 5 घंटे की थी वो तो अब आपकी 10 से 11 घंटे की हो गई ना, क्योंकि आपको बैटरी चार्ज करने में ही इतना टाइम लग जाएगा। इस वजह से ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बेचने में। और भारत सरकार लगातार ये सोच रही है कि टेस्ला स्टाइल बैटरी टेक्निक हमें मिल जाए। देखो, एलोन मस्क की ये जो टेस्ला कंपनी है, ये दुनिया की अकेली ऐसी अभी तक की बैटरी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है जिनकी कारों में जो बैटरी है ये मिनटों में चार्ज हो जाती है। तो भारत सरकार भी उसके लिए लगातार प्रयासरत है और भारत सरकार ने इसके लिए अपने मार्केट में कितने पैसे आवंटित किए हैं? भारत सरकार ने आवंटित किए हैं 18,100 करोड़ रुपए।
ये पैसा उन कंपनीज के लिए आवंटित किया गया है जो कंपनी टेस्ला स्टाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने का दावा रखती है। ध्यान रखिए, अगर टेस्ला की बात करी जाए तो टेस्ला की अगर आपके पास कार है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो इसकी बैटरी 1 मिनट में 1 घंटे के लिए चार्ज होती है। मतलब कहने का, अगर आपने 5 मिनट बैटरी चार्ज करी तो आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। ये खास बात है टेस्ला की गाड़ियों की। इस वजह से टेस्ला स्टाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भारत सरकार चाहती है। टेस्ला की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 2003 में करी गई थी। टेस्ला का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके चेयरपर्सन या फिर आप ओनर भी बोल सकते हो एलोन मस्क है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का दिन 14 मई है और आज का दिन मैंने आपके लिए रखा हुआ है। मैं आज का दिन आपके साथ बिताना चाहता हूं। तो आज मैंने आपके लिए 2 क्लास रखी हुई हैं क्योंकि आज मेरी प्लस में कोई भी क्लास नहीं है। इस वजह से सुबह 10 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास है आपके लिए, जहां पर मैं आपसे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। साथ में 10 से 11 पहली क्लास होगी। उसके बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद 11:30 से 12:30 दूसरी क्लास मैंने सेट करी हुई है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। इन दोनों क्लासेस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाओ तुरंत वीडियो के, इन दोनों में जाके रजिस्टर कर लो और सुबह 10 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी। ध्यान रखिए, क्लास के लिए आपसे अनलॉक कोड पूछेगा, आपको डालना है वरुण 777। आपके सामने लिखा हुआ है वरुण 777। ये अनलॉक कोड है, अगर आप इसे डालते हैं तो आपकी क्लास खुल जाएगी। चाहे आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लिया हो या ना लिया हो, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों क्लासेस हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है? और इस कैंपेन का नाम क्या है? इस कैंपेन का नाम है मारू गांव कोरोना मुक्त गांव। इसी को इंग्लिश में भी लॉन्च किया गया है और इंग्लिश में इसका नाम है माई विलेज कोरोना फ्री विलेज। कहने का मतलब यह है मारू गांव, गांव का मतलब है ग्राम, जिसको विलेज बोलते हो या गांव बोलते हो, मेरा गांव, और कोरोना मुक्त गांव मतलब कोरोना फ्री गांव। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है गुजरात में विजय रूपानी की सरकार के द्वारा। और गुजरात में गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत और यहाँ पर सरकार चल रही है विजय रूपानी की। ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसके तहत गुजरात सरकार रूरल एरियाज को टारगेट करेगी और गुजरात के अंदर जितने भी रूरल एरिया हैं, ग्रामीण एरिया हैं, वहां पर कोविड की चेकिंग होगी। लोगों से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे कोविड के, क्योंकि पिछली वेव में जो कोविड था वो सिर्फ अर्बन एरियाज में ही उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार कोविड वेव का अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मारूगाम कोरोना मुक्त गांव लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और राजस्थान में गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में पहली बार इस देश का मार्स में एक रोवर उतार लिया है सक्सेसफुली? और इस रोवर का नाम क्या है? इस रोवर का नाम है जूरोंग। या फिर क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ये कौन सा देश है जिसने पहली बार मंगल ग्रह पे अपना जूरोंग नाम का एक रोवर अभी सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है? ये है चाइना। चाइना का है जूरोंग। आपको बता दूं, चाइना इसी के साथ दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने मंगल ग्रह के ऊपर अपना रोवर उतारा है। ये रोवर क्या करने गया है? ये मार्स के अंदर मतलब मंगल ग्रह में सॉइल मतलब मिट्टी और रॉक मतलब चट्टानों के सैंपल कलेक्ट करने गया है। वो वहां से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर आएगा, उस पर चाइनीज गवर्नमेंट शोध करेगी। चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो ऐसा कर पाया है। चाइना से पहले दुनिया का अकेला ऐसा देश सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे पहले ये कर दिखाया और उसके बाद अब दूसरा कंट्री है चाइना। अभी तक चाइना और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर कंट्री लगभग लगभग ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी के सैटेलाइट नेटवर्क पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं या फिर किसी ना किसी कंट्री की सैटेलाइट ही पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अल्टीमेटली केवल ये 2 कंट्रीज अभी तक इसको पूरी तरीके से खत्म कर पाए हैं। और आपको पता है चाइना का ये जो जूरोंग रोवर था, ये भी बड़ी आसानी से नहीं उतरा। आखिरी के जो 9 मिनट थे ये इनके लिए काफी घातक थे। आखिरी के 9 मिनट में इसका सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। 9 मिनट डिलेड ये उतरा है मार्स में। तो इसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, जूरोंग।
इसका जो रेडियो सिग्नल था वो आखिर के 9 मिनट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, कैपिटल है यहाँ की बीजिंग। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 के लिए पीपल्स एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट किया गया है किसको? पीपल्स एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं डेविड एटनबरोग। कौन? डेविड एटनबरोग। एटनबरोग कहां से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिशर्स हैं। और बेसिकली ये क्या है? ये नेचुरल हिस्टोरियन कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 2021 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो क्लाइमेट को लेकर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होनी जा रही है, उसमें पीपल्स एडवोकेट के रूप में डेविड एटनबरोग को अपॉइंट किया गया है। अल्टीमेटली आप एक तरीके से बोल सकते हो, इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए आगे आ रहे हैं, वो सब इनसे एडवाइस लेंगे। और ये कब होगी? 2021 की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये होनी है नवंबर 2021 में। और ध्यान रखिएगा, इस बार इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता इस बार ब्रिटेन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि पीपल्स एडवोकेट डेविड एटनबरोग अपॉइंट किए गए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट विल बियर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है, आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है भारत की जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के तहत, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि वहन करेगी? ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर हर वो बच्चा जिसके माता पिता खत्म हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के तहत, उनका पूरा खर्चा पढ़ाई का भूपेश बघेल की सरकार उठाएगी। और ये एक स्कीम है। इस स्कीम का नाम आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना इसका नाम है। तो अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो महतारी दुलार योजना है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जिसके तहत बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का प्रावधान है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। झारखंड में गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। मध्य प्रदेश में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बिहार में गवर्नर है फागू चौहान। और छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? हंसुइया उइके। अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में एक चेंजमेंट है। अभी तक आपसे पूछ रहा था कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनाउंस किया है कि कोविड में ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप खत्म हो गए हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट लॉस्ट कर दिए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी यूटी गवर्नमेंट है, कहने का मतलब ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सरकार ने अभी हाल ही में सेम चीज अनाउंस करी है। तो यह है दिल्ली सरकार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकार के द्वारा भी सेम स्कीम लागू लागू कर दी गई है पूरे दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर हर वो बच्चा जिसके पेरेंट लॉस्ट हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक में, उनका पूरा खर्चा पढ़ाई का दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में गवर्नर हैं अनिल बैजल। दमन और दीव में गवर्नर हैं इस टाइम पे प्रफुल्ल पटेल। चंडीगढ़ में गवर्नर हैं वीपी बदनोर और लद्दाख में गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो बीसीसीआई की तरफ से हेड कोच के बने हैं अभी हाल ही में इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम के, इनका नाम है रमेश पवार। क्या नाम है? रमेश पवार। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आपको बता देता हूं, ये भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और बेसिकली ये राइट आर्म ऑफ स्पिन डालते थे बॉल। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में रमेश पवार को अपॉइंट किया गया। ऐसा नहीं है कि रमेश पवार पहली बार विमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच बन रहे हैं, ये पहले भी 2018 में अगस्त के टाइम पर बने थे, लेकिन उसके बाद 2018 में सितंबर या नवंबर के आसपास डब्ल्यू सी रमन को बना दिया गया था। इनको हटाकर डब्ल्यू सी रमन को हेड कोच बना दिया गया था। अब इन्होंने पूरे 3 साल बाद डब्ल्यू सी रमन को सक्सीड किया है और रमेश पवार की आप बोल सकते हो एक बार फिर से एंट्री हो गई है इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम में हेड कोच के रूप में।
बीसीसीआई के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इटली की सीक्रेट सर्विसेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को हेड बनाया गया है, या फिर आप ये बोल सकते हो इटली की सीक्रेट सर्विसेज की पहली महिला हेड अभी हाल ही में कौन बनाई गई है। इनका नाम है एलिजाबेथ बेलोनी। क्या नाम है? एलिजाबेथ बेलोनी। शी हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ इटली सीक्रेट सर्विसेज। सीक्रेट सर्विसेज का आप लोग मतलब समझते होंगे, जैसे भारत की सीक्रेट सर्विस है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे इजराइल की है मोसाद, अमेरिका की है सीआईए, उसी तरीके से इटली की सीक्रेट सर्विसेज में पहली बार किसी महिला को हेड बनाया गया है। यह है एलिजाबेथ बेलोनी। एलिजाबेथ बेलोनी इससे पहले इटली की एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये जो राजदूत होते हैं यही आगे चलकर सीक्रेट सर्विसेज में लीड भी करते हैं और सर्व भी करते हैं, क्योंकि एम्बेसीज में रहते रहते उन्हें काफी नॉलेज हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? इनको इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रगी के द्वारा अपॉइंट किया गया। मारियो ड्रगी इस टाइम पर इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा एक लिस्ट जारी करी है। फॉर्च्यून मैगजीन ने एक लिस्ट जारी करी है जिसका नाम है वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट ऑफ 2021। तो इसमें ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है? ये हैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, और इनका नाम क्या है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम है जैकिंडा आर्डन। क्या नाम है? जैकिंडा आर्डन। तो जैकिंडा आर्डन ने इसको टॉप किया है। एक बार फिर से ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन का मतलब क्या है। फॉर्च्यून मैगजीन ने 2021 की वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट जारी करी है। इस लिस्ट में दुनिया के बेस्ट 50 लीडर्स को शामिल किया गया है फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा। तो इसमें नंबर 1 जगह मिली है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन को। और इनको आप जानते होंगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अदार पूनावाला। अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इनको इस लिस्ट में 10वीं पोजीशन मिली है। तो यहां पर भी आपके पास दो क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे पूछता है टॉप किसने किया, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन ने। अगर आपसे पूछता है अदार पूनावाला को कौन सी यहाँ पर रैंकिंग मिली है, तो 10वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है। और भारत की कैपिटल नई दिल्ली। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार चल रही है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की सरकार चल रही है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ पर जैकिंडा आर्डन की सरकार चल रही है। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कौन से दिन मनाया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल मनाया जाता है 16 मई को। तो 16 मई इज द राइट आंसर। कल के दिन हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया। आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मई 1960 को पहली बार सक्सेसफुली लेजर ऑपरेशन किया गया था। तो लेजर बेस्ड ऑपरेशन करने की वजह से, और यह ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया था? यह ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर थे, या आप बोल सकते हो एमिनेंट पर्सनालिटी, इनका नाम है थियोडोर मैमन। क्या नाम है? थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया था 1960 में सफलतापूर्वक लेजर ऑपरेशन, जिसकी वजह से तब से लेकर आज तक हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? इस बार इसकी 2021 की बिल्कुल सिंपल सी थीम है, ट्रस्ट साइंस। इसका मेन मोटो है इस दिन को मनाने का, मेन मोटो ये है कि लाइट का यूज आज की डेट में हम हर जगह कर रहे हैं, तो हमें इसको हमेशा साइंस से जोड़ के देखना है और आगे चलकर इसे इसी तरीके से ट्रेंड में बढ़ाते रहना है। लाइक अगर आप देखो तो हर जगह पर एटलीस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं लाइट को। आप टेक्नोलॉजी में लाइट का यूज कर रहे हो, टीवीज में यूज कर रहे हो, ठीक है, और बल्ब के पर्पज से यूज कर रहे हो, ट्यूबलाइट के पर्पज से यूज कर रहे हो, सोलर सिस्टम में लाइट का यूज कर रहे हो, हर जगह आप लाइट का ही यूज कर रहे हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हो, एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? बाटा इंडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं गुंजन शाह। क्या नाम है इनका? गुंजन शाह। बाटा इंडिया की स्थापना करी गई थी 1931 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में 25% सब्सिडी अनाउंस करी है? किनके लिए? ऐसे लोग जो कि मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे।
मतलब ये कौन सी राज्य सरकार है जिनका कहना है कि अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हो तो आपको 25% तक की सब्सिडी देंगे। ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। इनका कहना है एमएसएमई से कि अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन है। इनका कहना है एक कंडीशन है या तो 25% सब्सिडी देंगे या फिर 10 करोड़ तक की सब्सिडी देंगे। इनमें से जो भी लोअर होगा वो दिया जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए, आपका जो खर्चा आया, ठीक है, तो आपका जो खर्चा आया है, तो मान लेते हैं कि 10 करोड़ तक का अगर आपका जो भी अमाउंट होगा उसमें 25% का आपको सीधा सीधा सब्सिडी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया में भारतीय ओरिजिन के ये पहले फाइटर कौन बन गए हैं जिन्होंने हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन एमएमए टाइटल जीत लिया है? मतलब पहली बार दुनिया में पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने आज तक हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन एमएमए टाइटल जीता है। इनसे पहले कोई भी ऐसा भारतीय नहीं हुआ जो कि एमएमए टाइटल जीत पाया हो वर्ल्ड चैंपियन लेवल का। तो इनका नाम है अर्जुन बुल्लर। क्या नाम है? अर्जुन बुल्लर। अर्जुन बुल्लर ने एमएमए टाइटल अभी हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन का जीता हुआ है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने जिसको हराया है उनका नाम है ब्रैंडन वेरा। क्या नाम है? ब्रैंडन वेरा। ब्रैंडन वेरा अमेरिकी खिलाड़ी हैं, उनको हराकर अर्जुन बुल्लर ने वर्ल्ड चैंपियन एमएमए टाइटल अपने नाम कर लिया है। और ये कहां पर हुआ इस बार? ये इस बार सिंगापुर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड विद बसाओ श्री अवार्ड 2019 एंड 20? अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है कि 2019 और 20 के बसाओ श्री अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा। 2019 और 20 के बसाओ श्री अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे दो लोग। तो हमारा आंसर है फोर्थ वन। पहले हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और दूसरे हैं पंडित राजीव तारानाथ। अब ये जो पंडित राजीव तारानाथ है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और ये एक म्यूजिशियन है बेसिकली। ये क्या बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है बसाओ श्री अवार्ड से। अब ये जो दूसरे एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, इनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं। और ये कब से कब तक रह चुके हैं चेयरपर्सन? ये 1994 से लेकर 2003 तक इसरो के चेयरपर्सन पूरे 9 साल रह चुके हैं। तो साइंटिफिक फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कस्तूरी रंजन जी को भी सम्मानित किया जा रहा है बसाओ श्री अवार्ड से अभी हाल ही में। और ध्यान रखिए, बसाओ श्री अवार्ड जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है हर साल। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर फुल जीएस का कोर्स करने के लिए जो अभी मेरा चल रहा है प्लस में, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और डिस्काउंट कोड है वरुण777। इसको लगाएंगे आप तो 10% का आपको डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। इसका यूज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो अनअकैडमी पर। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो।